Hello students, welcome to my class. My name is Ajay Pandey. Today we are going to study about energy of orbiting electrons and spectrum of hydrogen atom. आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्टेन करते हैं उसके विषय में डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम एनर्जी इन nth ऑर्बिट फाइंड आउट करेंगे। आपको हमने बताया बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट। ये आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ सर्टेन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है और ये न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है Ze, Z इज एटॉमिक नंबर, तो ये न्यूक्लियस का चार्ज Ze होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलॉम फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब ये आपको पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जहाँ भी आपको कैलकुलेट करना है, रेडियस कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हमें ये फार्मूला लिखना है। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड, कूलॉम फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, आप इसको ऐसे भी अलग अलग लिख सकते हो। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv² अपॉन r, और कूलॉम फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 इज Ze और Q2 इज E। ये हो जाता है Ze इंटू E अपॉन r²। कूलॉम फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, यही कूलॉम फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, यानी इसको घूमने के लिए फोर्स प्रोवाइड करता है। तो देयरफॉर mv² अपॉन r इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² अपॉन r²। r से r आपका कैंसिल हो जाता है, ये होता है mv² इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² अपॉन r। देखिए हमारा इरादा क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करना है और आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। एनर्जी फाइंड आउट करने का जो बेस होगा, आपका जो भी कैलकुलेशन इस फार्मूले में है, आपने वेलोसिटी फाइंड आउट किया, रेडियस फाइंड आउट किया, अब एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सबका बेसिक हम यहीं से शुरुआत करते हैं। हमने आपको हमेशा बताया कूलॉम फोर्स एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। यही कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं, सब जगह लेके चले हैं और इसी से हम एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं। आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। mv² की वैल्यू अगर हम रखते हैं, ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² upon r। This is the kinetic energy revolving in nth orbit। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप जानते हो, पोटेंशियल एनर्जी को U से लिख रहे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r। ये फार्मूला आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम। और
force a system provides force of attraction, therefore potential energy is taken as negative. काइनेटिक एनर्जी आपका रिवॉल्विंग यहाँ कोई साइन माने नहीं रखता है। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क डन बाय द सिस्टम, या यहाँ चार्ज के कारण भी आप ऐसे भी नेगेटिव ले लेते हो तो ये आपका हो जाता है नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये आप जानते हो। टोटल एनर्जी अगर इसको हम सम करते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम E इक्वल टू KE प्लस U। KE की वैल्यू आप ये है, यहाँ लिखा गया है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R, और ये प्लस यहाँ माइनस का साइन है इसलिए माइनस लिख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R। ये सेम चीजें हैं, हर चीज कॉमन है, केवल 1/2 माइनस 1, पूरी चीजें कॉमन है, सेम चीजें हैं। 1/2 में से 1 आप जब घटाओगे तो आपका हो जाता है E इक्वल टू माइनस 1/2 1 माइनस 1 और प्लस 1/2 जब आप करोगे तो आएगा 1/2, और साइन ये आपका माइनस का आ जाएगा, माइनस 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। पिछले वीडियो में आपने R की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट किया था। अगर उसको हम पुट कर देते हैं, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ये हो जाता है -1/2, इसको ऐसे लिख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट किया था पिछले वीडियो में, वो है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर N स्क्वायर, ये वैल्यू आप R की फाइंड आउट कर चुके हैं, ZE स्क्वायर पाई N। R की RN की वैल्यू पिछले वीडियो से, रेडियस ऑफ ऑर्बिट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, R की वैल्यू जब हम पुट करते हैं इस तरह से आपका आता है। इसको हम मिटा रहे हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से आपको ये बता रहे हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है EN इक्वल टू, अब आपका ये पाई से पाई कैंसिल हो जाता है और कोई चीज कैंसिल इसमें नहीं होगी, ये हो जाता है आपका 1/8, 2 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर N स्क्वायर, ये वैल्यूज ऊपर जाती हैं, Z स्क्वायर E पावर 4 N, Z स्क्वायर E पावर 4 N। इस तरह से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ये वैल्यू आपको मिलती है। यहां से हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं और ये होता है, ये आपका 1/, इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, देखिए 1/8 एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर Z स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट हैं, और N, यहाँ केवल चेंजिंग जो होगी वो आपकी N स्क्वायर की होती है, N स्क्वायर। यहाँ पर कांस्टेंट R इंट्रोड्यूस करते हैं। R की वैल्यू कुछ इस तरह से है कि हम
एच और सी का मल्टीप्लाई और डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करते हैं। तो ये आपका हो जाता है 1/8, यहां से आपका ये हो गया 1/8 जेड स्क्वायर ई स्क्वायर एम एच सी को हम बाहर ले रहे हैं, इंट्रोड्यूस किया है हमने। आर के लिए एक जो कांस्टेंट होता है RHC अपॉन एन स्क्वायर, यहां तक हम इसको एक साथ लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एच स्क्वायर है एच क्यूब हो जाता है H3C। दिस इज ए कांस्टेंट, इसी को हम एक कांस्टेंट R मानते हैं। ये हो जाता है 1/8 वेयर R इज ए कांस्टेंट, इसको ऐसे लिख रहे हैं। ये आपका चिन्ह यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, कैलकुलेट किए थे। ये हो गया आपका -1/8, इसी को हम R लिख रहे हैं, इस पूरी वैल्यू को R लिख रहे हैं वेयर R इज ए कांस्टेंट, और ये होता RHC अपॉन एन स्क्वायर। ये रिलेशन आपका आता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जेड स्क्वायर ये आपका वेरिएबल होता है, जेड स्क्वायर यहाँ रहेगा, और इस जेड स्क्वायर को भी आप इस तरफ लिख सकते हो, ये निकाल लीजिए यहाँ से जेड स्क्वायर वेयर ये क्वांटिटी है आर। इस तरह से हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम करते हैं तो Z = 1 अगर लिखते हैं तो ये हो जाता है En = एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। अगर En = 1 लिख देते हैं, Z = 1 और N = 1 2 3 हम पुट करते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए हम अगर ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो Z = 1 अगर रखते हैं तो ये हो जाता है -RHC अपॉन एन स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम। Z = 1। ग्राउंड स्टेट में अगर हम N = 1 रखते हैं तो हो जाता है इसी तरह से N = 1 2 3 4 रख करके हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी क्या होगी, N = 1 पुट करते हैं, RHC की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, सबकी कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस। ये वैल्यू आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे कैलकुलेट, बहुत ही इजी तरीके से हमने बताया आपको। सिंपल, सबसे पहले कूलॉम फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, उसी फार्मूले से हम समराइज करते हुए काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का आपका फार्मूला आपको पता है, दोनों को सम करते हैं, ये आता है, और आर की वैल्यू जब हम पुट कर देते हैं तो आपका टोटल फार्मूला आ जाता है यहाँ तक। और सारी क्वांटिटीज ये कांस्टेंट होती हैं, यहाँ पर हमने फिर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया और ये फार्मूला आपका हो जाता है। आर की जगह ये कांस्टेंट ब्रैकेट में लिखा गया, आप अलग से लिख सकते हो वेयर आर इज ए कांस्टेंट और नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आप लिख देते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपने अभी देखा, ये हम मिटा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन देखिए, ये आपका है टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपकी ये है, पोटेंशियल एनर्जी ये है, और टोटल एनर्जी आपका ये आई हुई है। इन तीनों में रिलेशन देखिए, हम अलग से लिख के आपको दिखा रहे हैं।
काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड स्टेट में आपसे पूछा जाता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी आपको अगर आपने कैलकुलेट किया तो आया है -1/4 Ze²/r। दिस इज टोटल एनर्जी यहां से आई हुई है। काइनेटिक एनर्जी आपने पुट किया, फाइंड आउट किया। काइनेटिक एनर्जी आपकी ये है 1/4πε0 Ze²/r। ये आपने अलग अलग टर्म्स प्राप्त किए थे। टोटल एनर्जी फाइंड आउट किया, यहाँ पे आपने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ रखी गई है। पोटेंशियल एनर्जी आपकी ये है। इनमें रिलेशन क्या होता है, इस पे आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। -1/4πε0 Ze²/r। इन तीनों में रिलेशन देखिए, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी देखिए बराबर ही है, केवल चिन्ह का फर्क है। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो रिलेशन है ये होता है -E या E = -KE। इनमें के E = -E या E = -KE, आपसे ये चीज पूछा जाता है। आप E = -KE कुछ भी आप इस तरह से लिख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो टोटल एनर्जी का 2 गुना है, ये 2 टाइम्स है। और U = यहाँ साइन भी सेम है और ये होता है 2E। KE = -E, आपसे पूछा जाएगा ये KE = -E और पोटेंशियल एनर्जी = 2E। आपको दिया रहता है, जैसे दे दिया गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम -13.6 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आपको दी गई, ये टोटल एनर्जी दी गई, मान लीजिए E। आपसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो -E, इसी का माइनस साइन चेंज करके लिख देते हैं कि E = 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टोटल एनर्जी दी गई है, काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया, तो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो -E, इसी का साइन चेंज करके हम लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछ लिया गया, पोटेंशियल एनर्जी तो टोटल एनर्जी का दुगना, इसी एनर्जी का दुगना कर देंगे तो हो जाता है 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टोटल एनर्जी कैसे आएगी और इस तरह से 1 नंबर के प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाते हैं। आपने जो अभी फार्मूला ऑब्टेन किया, इस तरह से स्पेक्ट्रम की व्याख्या हम कैसे करते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपने अभी एनर्जी का जो फार्मूला प्राप्त किया, En = -RHc/n²। दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। अब इसके आधार पर किसी भी, मानिए फर्स्ट स्टेट में N1 है, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in certain orbits without radiating energy. They radiate energy only when they changes their orbit, when they jump from higher orbit to lower orbit or from lower orbit to higher orbit. इस तरह से अगर N1 में आपकी ये एनर्जी है और N2 अगर दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी आपकी RHc/n²। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी का ये फार्मूला है। और N1 या इनिशियल और फाइनल आप लिख लेते हो, इनिशियल
और फाइनल लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये हो गया आपका फाइनल NF²। एनर्जी चेंज होती है डेल्टा E इक्वल टू EI माइनस EF। When electrons jump from lower orbit to higher orbit, change in energy delta EI माइनस EF। इनिशियल से फाइनल में अगर वो जाता है, ये यहां से हम वैल्यू अगर रखते हैं -RHC अपान NI² और माइनस इसकी वैल्यू रखते हैं RHC अपान NF²। डेल्टा E ये वैल्यूज आपको मिल जाती हैं। डेल्टा E इक्वल टू, ये आपका प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, इसको हम पहले लिख ले रहे हैं RHC अपान NF² माइनस RHC अपान NI²। आपको स्पेक्ट्रम की व्याख्या करना है। किसी निश्चित ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। किसी निश्चित ऑर्बिट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का ये फार्मूला है। अगर वो इनिशियल स्टेज में है तो NI², और अगर किसी दूसरी स्टेट में जाता है फाइनल स्टेट में तो NF² हो जाता है। चेंज इन एनर्जी EI माइनस EF, चेंज इन एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं तो ये आपका यहां तक आ जाता है। इसमें RHC आपका कॉमन है और ये हो जाता है डेल्टा E। आपने पढ़ा एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, डेल्टा E इक्वल टू hν इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ये हो जाता है आपका RHC। अगर हम कॉमन लेते हैं ये हो जाता है 1 अपान NF² माइनस 1 अपान NI², और H से H आपका कट जाता है। ये हो जाता है न्यू इक्वल टू RC 1 अपान NF² माइनस 1 अपान NI²। ये हो गया। फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। अगर वेवलेंथ आपको ज्ञात करना है तो आप जानते हो न्यू इक्वल टू C अपान लेमडा होता है। दिस इज द फार्मूला फार्मूला टू ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ अगर ज्ञात करना है तो आप जानते हो न्यू इक्वल टू C अपान लेमडा R C 1 अपान NF² माइनस 1 अपान NI²। C से C कैंसिल हो जाता है। 1 अपान लेमडा इक्वल टू 1 अपान NF² माइनस 1 अपान NI²। दिस इज द फार्मूला टू ऑब्टेन द वेवलेंथ ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। अब स्पेक्ट्रम के लिए आपको जो व्याख्या करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया गया है। इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर सेल में अगर रिवॉल्व करते हैं RHC अपान N²। एनर्जी चेंज तभी होती है जब वो किसी ऑर्बिट को चेंज करते हैं। डेल्टा E आप EI माइनस EF, इनकी वैल्यूज आप रखते हो तो ये आ जाता है। और एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। एनर्जी का फार्मूला आप जानते हो, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन। यहां से आपका कैंसिल होता है। फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है तो ये फार्मूला हो जाता है। अगर वेवलेंथ आपको ज्ञात करना न्यू इक्वल टू C अपान लेमडा, C से कैंसिल होता है, आपका ये फार्मूला आता है। अब इसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या अगर हम करते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन jump from any energy level to first energy level, then series obtained is known as Lyman series। अब ये हम आपको यहाँ बता रहे हैं, ये फार्मूला यहाँ लिखा रहने देते हैं, इसका यूज होगा।
ये यहाँ लिख लेते हैं 1/λ इक्वल टू r, r छूट गया था, 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। ये है, ये आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, आपका हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये आपका n बराबर 1, 2, 3, 4 और इस तरह से 5, 6 सो ऑन। यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी हायर एनर्जी लेवल से n बराबर 1 में आता है, 2 से 3 से किसी भी एनर्जी लेवल से वो पहली ऑर्बिट में अगर जंप करता है तो जो सीरीज मिलती है, वेवलेंथ की जो सीरीज मिलती है, इसको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। लाइमन सीरीज। If revolving electron jumps from any higher energy level to ground state n equal to 1, then series so obtained is known as Lyman series. इसी तरह से किसी भी हायर एनर्जी लेवल से यदि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में जंप करता है तो जो सीरीज हमें मिलती है उसको हम बामर सीरीज बोलते हैं। बामर सीरीज। From any higher energy level to second energy level n equal to 2, series obtained is known as बामर सीरीज। यदि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, आप देख रहे हैं ये आपका 3 से 4 से 5 से कहीं से भी अगर जंप करके 2 में आता है तो जो सीरीज मिलती है उसको हम बामर सीरीज कहते हैं। इसी तरह से किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर ये n इक्वल टू 3 में जंप करता है, ये कहीं से भी 4, 5 एंड सो ऑन, दिस इज नोन एज पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज। इसी तरह से किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर वो n इक्वल टू 4 में आता है तो इसको हम कहते हैं बामर सीरीज। ये आपका है, इसमें आया है यहां से किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर ये n इक्वल टू 4 में जंप करता है इसको हम कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज। इसी प्रकार से वो अगर n इक्वल टू 5 में जंप करता है हायर एनर्जी लेवल से, 5, 6, 7 से अगर ये यहां आता है तो इसको हम बोलते हैं फुंड सीरीज। PFUND, फुंड सीरीज। तो इस तरह से ये आपका हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है नील्स बोर मॉडल के आधार पर। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज ये हम मिटा रहे हैं, इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या सबसे पहले लॉन्गेस्ट ले लेते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज। जब वो 2 से 1 में जंप करता है, लाइमन सीरीज n इक्वल टू 1 होती है। फाइनल स्टेज कहीं से भी जंप करता है पहली स्टेज में, तो यहां पर आपका जो होता है फाइनल स्टेज n इक्वल टू 1।
लाइमन सीरीज के लिए फाइनल स्टेट होती है n इक्वल टू 1। इनिशियल जब लॉन्गेस्ट ज्ञात करेंगे तो n इक्वल टू 2। यह दूसरे से पहले में आता है तो हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलता है। तो इस फार्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे 1 लैम्डा इक्वल टू r और n f आपका जो है 2 से आ रहा है, 2 से 1 में आ रहा है, ये होता है 1। यहां ध्यान दे लीजिए ये n f ये आपका ये फाइनल होता है लाइमन सीरीज के लिए। फाइनल कहीं से भी जंप करके 1 में आए तो लाइमन सीरीज मिलती है n f इक्वल टू 1। अगर 2 से 1 में आएगा तो आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलता है n f इक्वल टू 2। इससे आप फाइंड आउट करते हो तो ये हो जाता है आपका 1/4 माइनस 1 और ये हो जाता है n f इक्वल टू 1। इस तरह से होगा n f की वैल्यू 1 रखनी है और n i की वैल्यू 2 रखनी है। तो 1 माइनस 1/4 ये हो जाता r, 1 माइनस 1/4 we get 3r/4। एक बहुत ही आसान तरीके से आप इसको जानिए। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज के लिए जो फाइनल होता है जंप करता है 1 में, यानी f इक्वल टू 1। कहीं से भी आए वो 1 में आए यानी फाइनल यानी f इक्वल टू 1। लॉन्गेस्ट के लिए हम n i जो इनिशियल आपका होता है n i इक्वल टू 2। 2 से 1 में आए तो आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलता है और ये आपने कैलकुलेट किया। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए, शॉर्टेस्ट के लिए लाइमन सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। फाइनल तो 1 होता है, आपको श्योर मानना है। लाइमन सीरीज के लिए कहीं से भी आता है, जो फाइनल लास्ट में पहुंचता है 1 में आता है। और कहां से, कहीं से भी आए। लॉन्गेस्ट के लिए n i इक्वल टू 2 रखा गया, दूसरी ऑर्बिट से पहले में आया लाइमन में। और शॉर्टेस्ट के लिए तो वो अगर इनफाइनाइट से पहली स्टेज में आता है, इनिशियल स्टेज इनफाइनाइट। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए दूसरे से पहले में आएगा। लाइमन सीरीज का मतलब पहला ही होता है, इनिशियल आपका फाइनल। और शॉर्टेस्ट के लिए इनफाइनाइट से पहले में आएगा, लाइमन माने पहला ही होता है यानी अब फाइनल। ये वैल्यू यहां जब आप पुट करते हो तो ये हो जाता है, ये हम मिटा रहे हैं ऊपर से, ये हो गया 1 लैम्डा इक्वल टू 1 लैम्डा इक्वल टू r और 1 माइनस 1 इंफिनिटी। और ये वैल्यू आ जाती है 1 लैम्डा इक्वल टू, ये 0 हो जाता है, इक्वल टू r। तो इस तरह से हम वेवलेंथ को r की वैल्यूज को पुट करके हम दिस इज 1 लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 4/3r, ये आप लिख सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा लें। आपको लैम्डा ज्ञात करना है, लैम्डा इक्वल टू 4/3r। तो इसी तरह बामर सीरीज के लिए जब आपको ज्ञात करना हो, बामर सीरीज के लिए यानी f 2 रखेंगे क्योंकि वो दूसरे में आता है। कहीं से भी आए यानी f आपको 2 से 2 रखना है। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको 3 से 2 में आएगा। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए 2 में, इनफाइनाइट से वो 2 में आएगा। इस तरह से आप हर एक सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ज्ञात कर सकते हो। लाइमन सीरीज के लिए हमेशा 1 में आता है। लॉन्गेस्ट ज्ञात करना है तो 2 से 1 में आएगा। और शॉर्टेस्ट अगर वेवलेंथ ज्ञात करना है तो इनफाइनाइट से 1 में आएगा। इस तरह से इस वीडियो में हमने आपको एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन और उसकी वेवलेंथ को ज्ञात करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे।